हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब को देखेंगे, जो कि लगभग 70 क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य में गोल्ला समुदाय रहते हैं। इसका राइट आंसर था उपरोक्त सभी, यानी कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये तीनों ही इलाकों में गोल्ला समुदाय रहते हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी हो जाएगा। और आज का पहला सवाल, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर है 1789। 1789 से पहले वहां पे राजतंत्र था दोस्तों, जिसके तहत राजा अपने हिसाब से राज्य करता था, यानी निरंकुश था। लेकिन 1789 के बाद 1791 में संविधान की स्थापना होती है, जिसके बाद वहां पे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है, यानी राजा रहेगा लेकिन संविधान के हिसाब से काम करेगा। अगला सवाल है, बास्तिल किला जिसका पतन फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत माना जाता है, किस दिन गिराया गया था। राइट आंसर है 14 जुलाई 1789, यानी 14 जुलाई 1789 को वहां के नागरिक बास्तिल किला के पास जाते हैं और उसे गिरा देते हैं, क्योंकि राजा के खिलाफ जो भी बोलता था उसे बास्तिल किला में बंद कर दिया जाता था। बास्तिल किला वास्तव में एक जेल था दोस्तों। अगला सवाल है, रूसी क्रांति का मुख्य नेता कौन था। राइट आंसर है व्लादिमीर लेनिन, जो कि 1917 में रूसी क्रांति होती है, जिसके बाद वहां पर दो पार्टी की स्थापना होती है, मेनशेविक और बोल्शेविक। बोल्शेविक के नेता होते हैं लेनिन और मेनशेविक के होते हैं क्रेन्स्की। अगला सवाल है, फरवरी क्रांति के बाद रूस के राजा जार निकोलस द्वितीय ने किसके पक्ष में अपना पद त्याग दिया। राइट आंसर है एक अनंतिम सरकार। अगला सवाल है, हिटलर ने जर्मनी में किस पार्टी का नेतृत्व किया। राइट आंसर है नाजी पार्टी। अगला सवाल है, हिटलर का शासनकाल किस अवधि में रहा, यानी कब से कब तक रहा था। दोस्तों, आपको पता है कि 1919 में वह पार्टी में शामिल होता है, जिसके बाद 1933 तक वह अपना पार्टी यानी नाजी पार्टी का संचालन करता है, जो कि 1933 से लेकर 1945 तक रहता है। दोस्तों, आपको पता होगा इनेबलिंग एक्ट आया था 3 मार्च 1933 को, जिसके बाद हिटलर जर्मनी का शासक बन जाता है, यानी तानाशाह बन जाता है। उसके बाद 1945 तक रहता है। 1945 में वह अपने आप आत्महत्या कर लेता है। अगला सवाल है, भारत में जंगलों को नियंत्रित करने के लिए पहला वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। राइट आंसर है 1865, जिसके बाद 1878 में एक संशोधन होता है। उसके बाद 1927 में भी एक संशोधन होता है। ये हम लोग पिछली वीडियो ही में पढ़े थे दोस्तों। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान जूमिंग कृषि किस क्षेत्र में प्रमुख थी। राइट आंसर है उत्तर पूर्व भारत, यानी इस इलाके में दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह पूर्वोत्तर है, यानी उत्तर पूर्व। इसी इलाके में झूम खेती प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग राज्य है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। इन सारे राज्य में झूम खेती होती है। सबसे ज्यादा असम में होती है और उसके बाद मणिपुर में इसको पामलू कहा जाता है। बाकी राज्य में इसे झूम खेती कहते हैं। अगला सवाल है, तृतीय स्टेट के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। राइट आंसर है कुलीन। दोस्तों, आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वहां पे 3 स्टेट हुआ करते थे। प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन और राजा के सगे संबंधी, और तृतीय स्टेट में किसान, कारीगर, व्यापारी, मजदूर ये लोग रहते थे। अगला सवाल है, नेशनल असेंबली की घोषणा किसने की थी। राइट आंसर है रॉबेस्पियर, जो कि आतंक का शासन करते हैं 1793 से 94 तक।
अगला सवाल है, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? राइट आंसर है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अगला सवाल है, ड्रॉप ऑफ किंग्स किस अवधि को संदर्भित करता है? राइट आंसर है आतंक का राज्य। यानी दोस्तों, इस दौरान जितने भी वहां पे राजा और रानी थे खुद को आत्मसमर्पण कर देते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी उसी दौरान यह एक मशीन था जिसका नाम है गिलोटिन। इसमें क्या होता था कि दंडित कर दिया जाता था। यानी इसमें लोगों को मुंडी फंसा करके, यहाँ पे एक तलवार लगा हुआ आप देख सकते हैं और यहाँ पे एक रस्सी लगा हुआ है। इस रस्सी को खींचने पर यहाँ से एक तलवार गिरता था और यहाँ पे सर और धड़ अलग हो जाता था। इसी प्रकार वहां पे दंडित कर दिया जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंडी अलग है और इसका धड़ यहाँ पे अलग है। तो इस प्रकार वहां पे दंड दिया जाता था। अगला सवाल है, रूसी साम्राज्य में अधिकांश आबादी कौन थी? राइट आंसर है किसान। अगला सवाल है, लेनिन का असली नाम क्या था? राइट आंसर है व्लादिमीर इलिच उलियानोव। अगला सवाल है, रूस में अक्टूबर क्रांति कब हुई? राइट आंसर है अक्टूबर 1917। अगला सवाल है, रूस के जार निकोलस द्वितीय को किसने गद्दी से हटाया? राइट आंसर है बोल्शेविक। दोस्तों, बोल्शेविक दल के नेता थे लेनिन, उसी ने ही जार निकोलस द्वितीय को हटाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला सवाल है, हिटलर ने किस संधि का विरोध किया था? राइट आंसर है वर्साय की संधि। दोस्तों, आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि होती है, जिसके बाद हिटलर काफी गुस्से में आकर जर्मनी के नागरिकों को भड़काता है और यह कहता है कि जर्मनी के साथ बहुत ही गलत हुआ है, इसका हम लोग बदला लेंगे। और जिसके बाद 1939 में पोलैंड पर आक्रमण करके पूरे यूरोप को एक मौत के कुएं में ढकेल देता है, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध होता है जिसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल है, नाजी पार्टी ने किस नस्ल को सर्वोच्च माना? राइट आंसर है आर्य। दोस्तों, आपको बता दें कि आर्य नस्ल जर्मनी में रहती थी जो कि सबसे श्रेष्ठ थी। एडोल्फ हिटलर भी उसी जाति का था, इसीलिए वहां पे इसको श्रेष्ठ माना जाता था। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हिटलर का भी आंख थोड़ा सा भूरा है, इसीलिए वहां पे जितने भी भूरे आंख वाले थे सभी को हिटलर श्रेष्ठ मानता था। उसके बाद जितने भी जाति थे वो सबको नीच मानता था और सबसे ज्यादा नीच और सबसे बेकार यहूदी को मानता था। अगला सवाल है, क्रिस्टल नाक्त क्या था? राइट आंसर है यहूदियों के खिलाफ हिंसा। दोस्तों, आपको बता दें क्रिस्टल नाक्त के माध्यम से यहूदियों के खिलाफ एक हिंसा होती है जिसमें उनके घर, दुकान और उनके प्रार्थना स्थल सभी को जलाकर राख कर दिया जाता है। अगला सवाल है, हिटलर ने किस वर्ष मीन कैंप पुस्तक लिखी? राइट आंसर है 1924। दोस्तों, आपको पता होगा कि 1923 से लेकर के 1924 तक हिटलर जेल में रहता है और उसी दौरान मीन कैंप यानी अपनी आत्मकथा लिखता है, जिसमें अपने संघर्ष के बारे में और आगे किस तरीके से राजनीति करेगा उसमें रणनीति बनाता है। अगला सवाल है, हिटलर का लक्ष्य क्या था? राइट आंसर है आर्य जाति का वर्चस्व। अगला सवाल है, काला बूंद किसे कहा जाता था? राइट आंसर है औपनिवेशिक वन नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति। यानी जो भी लोग औपनिवेशिक वन का उल्लंघन करते थे उन लोगों को काला बूंद कहा जाता था। अगला सवाल है, वन अधिनियम 1878 के तहत जंगलों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? राइट आंसर है 3। आपको पता होगा संरक्षित, आरक्षित और ग्रामीण, ये 3 भाग में वनों को विभाजित किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण। अगला सवाल है, वन कानूनों का विरोध किस समुदाय द्वारा किया गया? राइट आंसर है भील, संथाल, आदिवासी, यानी इन सभी ने ही विरोध किया था। अगला सवाल है, औपनिवेशिक शासन के दौरान किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा दिया गया? राइट आंसर है व्यावसायिक खेती, यानी अंग्रेज अपने लाभ के लिए खेती करवाते थे। अगला सवाल है, साइलेवी कल्चर किससे संबंधित है?
राइट आंसर है वनों का संरक्षण और प्रबंधन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा चरवाहा समुदाय राजस्थान से संबंधित है। राइट आंसर है रायका। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है रायका और बुक में लिखा हुआ है रायका, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रायका हो या रायका हो, दोनों का आंसर वही होगा, राजस्थान। अगला सवाल है औपनिवेशिक सरकार ने चरवाहों पर क्या प्रतिबंध लगाया। राइट आंसर है चराई के अधिकार, यानी जंगलों में चरवाहे अपने मवेशियों को चरा नहीं सकते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला सवाल है ब्लडी संडे किस घटना से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर है रूसी क्रांति। आपको पता होगा दोस्तों कि 22 जनवरी 1905 को घटना होती है, उसी को ही खूनी रविवार कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्लडी संडे भी कहते हैं। अगला सवाल है वेस्टर्न हाईलैंड्स के चरवाहे किस देश से संबंधित हैं। राइट आंसर है स्कॉटलैंड। अगला सवाल है किस कारण से चरवाहों के जीवन में संकट उत्पन्न हुआ। राइट आंसर है आधुनिकता, आधुनिकीकरण, औपनिवेशिक नीतियां, यानी ये सभी कारण हैं। अगला सवाल है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है। इसका मतलब है दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। अगला सवाल है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन की घोषणा किस वर्ष की गई। इसका राइट आंसर है 1789। अगला सवाल है फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख परिणाम क्या थे। राइट आंसर है लोकतंत्र की स्थापना, यानी 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है दोस्तों, जिसके बाद लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है, लेकिन 1789 से पहले वहां पे राजतंत्र होता है। अगला सवाल है रॉबेस्पियर किस क्रांति के नेता थे। राइट आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों उन्होंने राज्य का आतंक किया था, जो कि 1793 से लेकर के 94 तक होता है। अगला सवाल है रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ की स्थापना कब हुई। राइट आंसर है 1922, यानी 1922 में जितने भी छोटे छोटे राज्य थे वो सबको मिलाकर सोवियत संघ बनाया जाता है, जो कि 1991 तक होता है। 1991 के बाद वही छोटे छोटे राज्य अलग अलग देश की मांग करने लगते हैं, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। 1922 में सोवियत संघ की स्थापना और 1991 में सोवियत संघ के विघटन। अगला सवाल है कार्ल मार्क्स के अनुसार समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर है आर्थिक विषमताओं को समाप्त करना। अगला सवाल है कौन सा ऐतिहासिक दस्तावेज दास कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स का ग्रंथ, यानी कार्ल मार्क्स ने जो ग्रंथ लिखा था उसी को ही दास कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है हिटलर के तहत नाजी पार्टी ने किस नीतियों को लागू किया। इसका राइट आंसर है नस्लीय असमताओं और तानाशाही, यानी नस्ल यानी जाति पर बहुत ज्यादा जोर डालते थे दोस्तों। जर्मनी में एक आर्य समाज होते थे दोस्तों, जिसको हिटलर ने बहुत ही श्रेष्ठ माना है। हिटलर का कहना था कि जिसका भी जन्म जर्मनी में हुआ है वह पूरे दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, और वहीं दूसरे जाति को वह नीच समझता था और सबसे नीच यहूदियों को समझता था। अगला सवाल है नाजी पार्टी का मुख्य प्रतीक क्या था। राइट आंसर है स्वास्तिक। दोस्तों आपको बता दें यह स्वास्तिक है, जो कि इंडिया में इसी तरीके से बनता है। ये जो आप देख रहे हैं चारों दिशा, ये चारों दिशा एक्चुअल में 4 वेद को दर्शाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन हिटलर का जो स्वास्तिक था वो थोड़ा टेढ़ा था, इस तरीके से था, तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। भारतीय स्वास्तिक और जर्मनी का जो स्वास्तिक है दोनों में यही अंतर है। अगला सवाल है हिटलर ने जर्मनी में कितनी बार चुनावों में जीत दर्ज की। इसका राइट आंसर है 1 बार, यानी
यह कई बार प्रयास करता है लेकिन जीत एक ही बार मिलती है, जिसके बाद वह तानाशाह बन जाता है। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय जंगलों में किस तरह की नीति को लागू की गई? राइट आंसर है सरकारी नियंत्रण और वाणिज्यिक उपयोग। अगला सवाल है, बोल्शेविक पार्टी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? राइट आंसर है समाजवाद की स्थापना। अगला सवाल है, 1905 की रूसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? राइट आंसर है सैन्य पराजय। आप देख सकते हैं कि 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार होता है। उसके बाद वहां के लोग राजा के महल के सामने विरोध करते हैं, जिसके बाद राजा सेना को ऑर्डर देता है और वहां पे बहुत ही गोलीबारी होती है, जिससे काफी लोग घायल हो जाते हैं। उसी को ही खूनी रविवार कहा जाता है। अगला सवाल है, लियावेर की योजना का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। यानी लियावेर एक तरह का योजना था दोस्तों, जिसके माध्यम से औद्योगिकरण को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था। अगला सवाल है, नाजी पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा क्या थी? राइट आंसर है नस्लीय श्रेष्ठता। मैंने आपको बताया कि वह नस्ल में बहुत ही जोर देता था, यानी जात पात करता था, जिसके माध्यम से चुनाव लड़ना आसान हो जाता था। अगला सवाल है, हिटलर के शासन के दौरान हिटलर यूथ का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है नाजी विचारधारा का प्रचार, यानी पार्टी के लिए काम करना। यानी कार्यकर्ता लोग इसमें काम करते थे, नाजी पार्टी का प्रचार प्रसार करते थे। अगला सवाल है, हिटलर के शासन के तहत न्यूरम्बर्ग कानून क्या थे? राइट आंसर है नस्लीय भेदभाव कानून। और इसी कानून के तहत यहूदियों को काफी नीच दिखाया जाता है और यहूदी लोगों के अधिकारों को सीमित कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नस्लीय भेदभाव को औपचारिक रूप से लागू करना। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान वृक्ष संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी वन संरक्षण, वन उपयोग का निजीकरण और वन की सरकारी नियंत्रण, ये सभी कारण थे। अगला सवाल है, भारतीय वन प्रबंधन के किस पहलू को सबसे पहले औपनिवेशिक सरकार ने ध्यान में रखा? इसका राइट आंसर है व्यापारिक उपयोग। अगला सवाल है, डेंडोल किस प्रकार के खेती से संबंधित था? राइट आंसर है जूमिंग खेती, जिसको हम लोग झूम खेती भी कहते हैं। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर है 1865। उसके बाद 1878 में इसमें संशोधन होता है दोस्तों। उसके बाद 1927 में भी संशोधन होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, गुज्जर कौन है? यह एक तरह का मवेशी है दोस्तों, एक मवेशी चराने वाली जाति, जो कि खासकर पाकिस्तान के इलाके में और जम्मू कश्मीर के इलाके में भी पाए जाते हैं। गुज्जर और बकरवाल, यह दोनों मुख्यतः जम्मू और कश्मीर में और कुछ पाकिस्तान के हिस्से में भी पाए जाते हैं। अगला सवाल है, किश्तकारी प्रणाली का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है सरकारी कर संग्रहण, यानी सरकार के लिए कर वसूलना, यानी टैक्स वसूलना। अगला सवाल है, गांव का चरवाहा क्या भूमिका निभाता है? राइट आंसर है मवेशियों की देखभाल। अगला सवाल है, फ्रांसीसी संविधान 1791 ने किस प्रकार की सरकार की स्थापना की? राइट आंसर है संवैधानिक राजतंत्र, यानी 1791 से पहले वहां पे संवैधानिक राजतंत्र नहीं था दोस्तों, यानी राजा को जो अच्छा लगता था वही करता था, यानी निरंकुश था। लेकिन 1791 के बाद राजतंत्र तो था, लेकिन वहां संविधान के हिसाब से राजा चलता था। अगला सवाल है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया था? राइट आंसर है लेनिनग्राद। दोस्तों आपको पता है कि 1917 में रूसी क्रांति होती है, जिसमें लेनिन ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर कुछ वर्षों के लिए लेनिनग्राद कर दिया गया था, लेकिन बाद में बदलकर उसी को पेट्रोग्राद कर दिया गया।
इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, जुलाई दिवस यानी जुलाई डेज किसकी एक प्रमुख घटना है? राइट आंसर है रूसी क्रांति। अगला सवाल है, फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ यानी वोट देने का अधिकार कब मिला? राइट आंसर है 1946। अगला सवाल है, जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? राइट आंसर है 1941। दोस्तों, पर्ल हार्बर अमेरिका में पड़ता है और जापान 1941 में आक्रमण करता है, जिसके बाद अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में डायरेक्ट शामिल हो जाता है। अगला सवाल है, नाथसीवाद का लगातार विरोध किस पादरी ने किया था? राइट आंसर है पादरी निम्यूलर। हालांकि ये दोस्तों नाथसीवाद का समर्थक थे, लेकिन बाद में नाथसीवाद के गलत व्यवहार के चलते यह विरोध करने लगे थे। अगला सवाल है, हिटलर ने 3 मार्च 1933 को किस अधिनियम के तहत तानाशाही शासन स्थापित किया? राइट आंसर है इनेबलिंग एक्ट। यानी 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट आता है, जिसके बाद हिटलर तानाशाह बन जाता है और अपने हिसाब से वहां पे काम करने लगता है। अगला सवाल है, हिटलर का कौन सा नारा तानाशाही शासन की स्थापना का प्रतीक था? इसका राइट आंसर है एक राष्ट्र एक नेता। हिटलर का कहना था दोस्तों कि एक ही देश होगा और उसका एक ही नेता होगा। इसी के वजह से वहां पे नाथसीवाद के अलावा जितने भी पार्टी थे सभी को वो खत्म कर देता है और अपने हिसाब से शासन करने लगता है। अगला सवाल है, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में कब मिलाया गया था? राइट आंसर है 1938। अगला सवाल है, हिटलर ने पोलैंड पर कब हमला किया था जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई? राइट आंसर है सितंबर 1939। दोस्तों, 1 सितंबर 1939 को हिटलर पोलैंड पर आक्रमण करता है, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अगला सवाल है, वर्साय की संधि कब हस्ताक्षरित की गई थी? राइट आंसर है 28 जून 1919। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक होता है, जिसके बाद जर्मनी पर सारा का सारा इल्जाम थोप देते हैं। उसके बाद उस पे 10 अरब पाउंड का जुर्माना लगाकर उसे वसूला जाता है, जिसके बाद 28 जून 1919 को वर्साय की संधि होती है। और इसी वर्साय की संधि के बाद हिटलर काफी गुस्से में आकर वहां पे नागरिकों को भड़काता है, और जो कि बाद में जाकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा चरवाहा समूह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है? राइट आंसर है मोनपा। अगला सवाल है, राजस्थान में किस चरवाहा समूह को प्रमुखता से जाना जाता है? राइट आंसर है राइका, जो कि मुख्यतः ऊंट पालन करते हैं। और आज का लास्ट सवाल, मनुष्य पैदा स्वतंत्र होता है लेकिन जन्म के बाद चारों तरफ जंजीरों से जकड़ा होता है, यह कथन किसका है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप कमेंट करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में।